हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग जा रहे हैं बात करने करंट इलेक्ट्रिसिटी के फार्मूला रिवीजन सीरीज का, ठीक है ना। तो आइए हम लोग एक एक फार्मूला रिपीट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास I = dq/dt है ना। ये चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। चार्ज फ्लो की रेट जो होता है अपॉन टाइम टेकन, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कूलम अपॉन सेकंड, इसका यूनिट हो जाएगा एम्पीयर, ठीक है ना। हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है I = N e/v/d। I = N e/v/d। I जो है इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, या जो हमारे पास इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल e को कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। E हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है। Vd को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जा रहा है, ठीक है ना। देखिए हमारे पास अगला फार्मूला Vd = E/τ/m। Vd = E/τ/m। जो कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम। स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का मास है और स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। Vd को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला गया, ठीक है ना। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। V = IR, पोटेंशियल डिफरेंस = करंट मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ये फार्मूला आपको याद रखना, R = ml/ne²τ A। R = ml/ne²τ A। सबसे ज्यादा L जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, टाउ रिलेक्सेशन टाइम है, n क्या है ये चार्ज डेंसिटी है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। r को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, r = ρL/A। ρL/A रो को बोलेंगे रेजिस्टिविटी और है ये लेंथ हो गया है ना, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। r जो आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। रो को बोला रेजिस्टिविटी, या इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी रो बराबर आप लिख सकते हैं m/n²τ, ठीक है। ये रो बराबर ये जो था L और एक को छोड़ के जो कुछ बचा है वो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, रिलैक्सेशन टाइम है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम है। इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी है ना, ये सब के सब कांस्टेंट है। तो आप लिख सकते हैं रो बराबर m/n²τ, ठीक है। जो रो है इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसका जो यूनिट हो जाएगा यहां देख लीजिए ओम * मीटर/मीटर, यानी ओम * मीटर आ जाएगा। इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी है ना। इसका नाम है रेजिस्टिविटी या दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, याद रखिएगा मटेरियल प्रॉपर्टी है। अब देखिए हमारे पास कंडक्टेंस आ रहा है। कंडक्टेंस जो होता है इट इज इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस = E/रेजिस्टेंस। और इसी तरह कंडक्टिविटी इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। कंडक्टिविटी = E/रेजिस्टिविटी। E/रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी यहां पढ़े m/n²τ, इसी का उल्टा हो जाएगा इसका फार्मूला, सिग्मा = n²τ/m। इस तरह से आप लिख सकते हैं कंडक्टिविटी को, ठीक ना। अगला हमारे पास करंट डेंसिटी, इसको G वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। ये इसको आप इधर से लिख सकते हैं I = G डॉट वेक्टर E भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट यानी GE cos थीटा लिख सकते हैं I बराबर है ना। ये इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब ये करंट वाला फार्मूला I = N e/v/d यहां रख देंगे तो ये से कट जाएगा, N e/v/d बन जाएगा है ना। यानी करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ गया है। अब देखिए करंट डेंसिटी और ये वाला जो रिलेशन था आपके पास कंडक्टिविटी, इसके बीच में जो रिलेशन है करंट डेंसिटी = सिग्मा * इलेक्ट्रिक फील्ड। यार आपके पास जो सिग्मा जगह 1/ρ भी लिख सकते हैं, सिग्मा = 1/ρ भी यहां से लिख सकते हैं है। यानी जो करंट डेंसिटी है सिग्मा * इलेक्ट्रिक फील्ड या सिग्मा/ρ है ना। इसको कहते हैं सेकंड फार्मूला ऑफ ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। करंट डेंसिटी = कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रेजिस्टिविटी, इस तरह से बोलिए। और इसको याद रखना मस्ट, इट इज नोन एज द सेकंड फार्मूला ऑफ द ओम्स लॉ। और ये था आपके पास फर्स्ट फार्मूला ऑफ द ओम्स लॉ, V = IR। अगला बात करते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा है नहीं। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, उसी को हम लोग म्यू बोल रहे हैं। म्यू बराबर आ जाएगा Vd/E। म्यू बराबर आ जाएगा Vd/E। और Vd का यहां फार्मूला देखिए E/τ/m रखेंगे तो E से E कट जाएगा, E/τ/m आ जाएगा। यानी हमारे पास मोबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन आ गया है। मोबिलिटी म्यू और टाउ क्या रिलैक्सेशन टाइम, इसके बीच में रिलेशन आ गया है, ठीक है। ये सब टर्म थे, सब टर्म को आपको अच्छे से आना चाहिए एकदम, ठीक है। अगला बात करते हैं टेंपरेचर डिपेंडेंस है नहीं। टेंपरेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे कैसा असर पड़ रहा है उसी को देखना है। यहां पर एप्रोक्सीमेट फार्मूला पढ़ा जा रहा है, ठीक है। रो बराबर रो नॉट ब्रैकेट में 1 + अल्फा t - t नॉट, या r बराबर r नॉट ब्रैकेट में 1 + अल्फा t - t नॉट है ना। जो अल्फा यहां पर यूज किया गया उसका नाम है टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। और जो अल्फा का वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है, कंडक्टर है जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम रहेगा तो मान लीजिए सेमीकंडक्टर हो जाएगा। कॉपर है और आपके पास मान लीजिए एल्युमिनियम, ये सब कंडक्टर है। तो कंडक्टर है तो उसके लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है
है और सिलिकॉन जर्मेनियम हमारे सेमीकंडक्टर उसके लिए अल्फा का वैल्यू नेगेटिव है, ठीक ना। अब देखिएगा ध्यान से रो इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, मान लीजिए हमारे पास टेंपरेचर पहले कॉपर और सिलिकॉन का 300 केल्विन था, 100 केल्विन कर दिया गया, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, कंडक्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, नंबर ऑफ चार्ज करिए पर यूनिट वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, है ना। ये तीन सब फार्मूला साथ साथ कर सकते हैं, हम लोग ने क्लास में किया था ये सब, ठीक ना, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, जो बैटरी होती है, बैटरी के लोअर पोलैरिटी से हायर पोलैरिटी पे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे एक चार्ज करिए को उठा के लाने में कितना वर्डन हुआ अपन चार्ज का जो रेशियो है, इसी का नाम है ईएमएफ है। आप बैटरी ईएमएफ ऑफ ए बैटरी इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक ना, इसी का नाम है ईएमएफ, वर्क डन इन जूल बटे कूलम, इसको हम लोग वोल्ट भी बोलेंगे, है नहीं। अब जो हमारे पास बैटरी है, बैटरी इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स, तो बैटरी जब सोर्स की तरह काम करती है तो देखिए बैटरी का हायर पोलैरिटी है, लोअर पोलैरिटी है, ठीक है। और ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, स्मॉल आर क्या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी है। ए और बी को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, है ना, टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज, ठीक ना। अब देखिएगा बैटरी के हायर पोटेंशियल से करंट निकलते हुए दिखाएंगे, तो बैटरी इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स, बैटरी सोर्स की तरह काम करेगी, बैटरी एनर्जी दे रही है, एनर्जी दे रही है बैटरी, है ना। ये तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसको पीसीएल के बिल से हम निकाल सकते हैं, VA - VB = E - IR आ जाएगा, VA - VB बराबर E - IR, E इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, I इज द करंट इसमें, और R इंटरनल रेजिस्टेंस, VA - VB को बोल रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज। जब बैटरी एज ए लोड काम कर रही है, बैटरी लोड काम कर रही है, बैटरी करंट ले रही है, खुद करंट ले रही है, बैटरी इजेक्टिंग लाइक अ लोड, तो पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक ना। तो देखिए इसके अंदर करंट जाता हुआ दिखाई, जो हायर पोटेंशियल है उसमें करंट जाता हुआ दिखाई अंदर, है ना। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VA - VB हो जाएगा E + IR। बैटरी जब लोड की तरह काम कर रही है, बैटरी करंट खुद ले रही है, तो जो टर्मिनल वोल्टेज VA - VB E + IR हो जाएगा, ठीक ना। अब शॉर्ट सर्किटिंग का बैटरी, शॉर्ट सर्किटिंग का बैटरी का मतलब बैटरी को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दीजिए। कनेक्टिंग वायर एक ऐसा वायर है जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, रेजिस्टेंस उसका नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना। ये तो इसमें जो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल हो जाएगा बराबर हो जाएगा, उसको बोले शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ बैटरी। ओपन सर्किट ऑफ बैटरी, ओपन सर्किट ऑफ बैटरी का ये मतलब है, यहाँ देखिए ब्रेक है, ये ब्रेक है, इसमें कोई करंट नहीं बह रहा है, ठीक है, यानी करंट नहीं बह रहा है, यानी जो टर्मिनल जब करंट नहीं बह रहा होगा तो देखिए हाई चीज IR और I - IR 0 हो जाएगा, यानी कि VA - VB = E आ जाएगा, बस EMF ऑफ द बैटरी के बराबर हो जाएगा, यानी कि फॉर द ओपन सर्किट EMF ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज। इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, फॉर द ओपन सर्किट EMF ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अब बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का, ठीक ना। कुछ सेल अगर सीरीज में जुड़े हैं तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखेंगे E1 + E2 + E3 अप टू EN, और जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे R = R1 + R2 + R3 अप टू RN। इसमें सेल में एक ध्यान दीजिएगा कि पोलैरिटी सेम होना चाहिए, ठीक ना, हायर पोलैरिटी लोअर पोलैरिटी, हायर पोलैरिटी लोअर पोलैरिटी, हायर पोलैरिटी लोअर पोलैरिटी, इस तरह है कि नहीं है। अगर पोलैरिटी उल्टा होगा तो उसका साइन नेगेटिव लिया जाता है, इस सबको जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। अगर कोई उल्टा हो जाएगा तो वहां पर नेगेटिव साइन लिया जाएगा, है ना, उसका अगर पोलैरिटी रिवर्स है। अब बात करिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है, उसका फार्मूला E1/R1 + E2/R2 + E3/R3 अपान A/R1 + A/R2 + A/R3 एंड सो ऑन, इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं। इसमें कोई ध्यान देना है कि रिवर्स पोलैरिटी है कि सेम पोलैरिटी है। रिवर्स पोलैरिटी रहेगा तो बीच में माइनस आ सकता है ना, देख लेंगे कौन सा उल्टा है कौन सीधा है, ठीक है। जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको प्लस, जो अपोज कर रहे हैं उनको माइनस ले लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसका फार्मूला यही होता है, आप जानते होंगे A/R1 + A/R2 + A/R3, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए किरचॉफ जंक्शन रूल का बात करिए, इसी को किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ जंक्शन रूल या किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। इसमें समेशन ऑफ करंट एट द जंक्शन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जब किसी भी जंक्शन पे 3 या 3 से ज्यादा तार होते हैं उसको जंक्शन कहते हैं, और किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना करंट जाता है। देयर इज नो एनी एक्युमुलेशन ऑफ द चार्ज एट द जंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ R करंट एट द जंक्शन इज 0 बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ का, किसका, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का। इसको हम लोग शॉर्टकट में KVL भी कहते हैं, इसको क्लोज लूप लॉ भी कहा जाता है, क्लोज लूप में लगाया जाता है, ठीक है ना। आपके पास कोई क्लोज सर्किट, इसमें बैटरी लगा, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ये सब डिवाइसेस लगी या बैटरी लगी है, ठीक है। तो सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए, सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए, कैपेसिटर में, इंडक्टर में, रेजिस्टर में, बैटरी में, बल्ब में, जो भी कुछ है, और सबका सम करेंगे तो 0 आएगा। समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द एलिमेंट इन द सर्किट इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द 0। इस तरह से इसका स्टेटमेंट है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो KVL है हमारे पास, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे हम लोग बात करते हैं जूल्स हीटिंग का,
इसका बात करें जूल्स हीटिंग का, तो जूल्स हीटिंग आप समझ ही रहे होंगे, हमारे पास जो रजिस्टर है उसमें लगातार करंट बह रहा है, उसमें हीट जनरेट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ उनकी रेजिस्टेंस के। तो पावर इक्वल टू आप लिख सकते हैं करंट गुणे वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल में हमारे पास पावर के एक ही फार्मूला, दैट इज द करंट गुणे वोल्टेज। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। तो ये वाला फार्मूला का डेरिवेशन हम लोग किए थे। पावर इक्वल टू है VI, ओम्स लॉ से लिख सकते हैं I स्क्वायर R या V स्क्वायर बटे R, और पावर इक्वल टू करंट गुणे वोल्टेज पूरा इलेक्ट्रिकल में कहीं भी लगा सकते हैं। अब देखिए हीट होता है पावर गुणे टाइम, हीट क्या है पावर गुणे टाइम, तो पावर में टाइम का गुणा करते हैं तो हीट आ जाएगा, यानी VIT I स्क्वायर RT और V स्क्वायर बटे R इनटू T, इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा बल्ब वाला न्यूमेरिकल आता रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बैलेंस रेजिस्टेंस ब्रिज का, ठीक है। देखिए बैलेंस रेजिस्टेंस ब्रिज, ये आपके पास एक कॉम्बिनेशन दिया गया है रजिस्टर का, इसमें R1 है, R2 R3 R4 है और एक गैल्वेनोमीटर वाली R में, इसका रेजिस्टेंस Rg हमने माना है, ठीक है। तो जब बैलेंस रेजिस्टेंस ब्रिज कब कहते हैं, देखिएगा ध्यान से, जब गैल्वेनोमीटर वाली जो R में है इसमें करंट हो जाए 0, यानी Ig 0 हो जाए, करंट इन द गैल्वेनोमीटर वाली R में 0 हो जाए, इस बैटरी से करंट निकला है, कुछ करंट इधर जाएगा तो इसमें नहीं जाना चाहिए, सब के सब करंट इधर भाग जाए, जो करंट इसमें जाएगा इसमें करंट नहीं जाना चाहिए, इधर भाग जाए। अगर ऐसी कंडीशन है इसको कहते हैं बैलेंस रेजिस्टेंस ब्रिज है। ये कब होगा, जब पॉइंट बी का और पॉइंट डी का पोटेंशियल बराबर हो जाए, पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल बराबर हो जाए, या गैल्वेनोमीटर वाली R में करंट 0 हो जाए, तो इसको बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी ये है कि R1/R2 R3/R4, इसका रेजिस्टेंस अपन इसका रेजिस्टेंस इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस अपन इसका रेजिस्टेंस का जब रेशियो बराबर हो जाता है तो इसी को बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल मिल सकता है आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अच्छे से देखेंगे इसको, ठीक है। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड हमारा है मीटर ब्रिज, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो लैब में हम लोग यूज कर रहे थे, मीटर ब्रिज। इसमें पहले 1 मीटर का वायर होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर होता है, एक कंस्ट्रक्टर या मैग्नेट का बना रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक अननोन रेजिस्टेंस लगा रखा है, रियोस्टेट है बेसिकली, एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है। मीटर ब्रिज से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक प्राइमरी बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा है, इस पॉइंट को हम लोग जॉकी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बैलेंस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस पॉइंट गैल्वेनोमीटर वाली R में करंट 0 हो जाएगा। अगर बैलेंसिंग मिलेगा, इस वाले वायर हम लोग बैलेंसिंग ढूंढते हैं, इसको टच करा रहे हैं, किसी पॉइंट पे बैलेंसिंग है, जिस पॉइंट पे बैलेंसिंग होता है उसको नल पॉइंट बोला जाता है, और यहाँ से दूरी नापी जाती है ना, ये नल पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक ना। अब देखिएगा आपके पास अगर इस गैल्वेनोमीटर वाली R में करंट 0 हो गया, इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, इसको C बोल देंगे, इसको D, तो C और D का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो इसका देखिए इतना दूर का रेजिस्टेंस अपान इतना दूर का रेजिस्टेंस इक्वल टू इतना दूर का रेजिस्टेंस अपान इतना दूर का रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा बराबर होगा। तार यूनिफॉर्म होता है, ठीक ना, सब कुछ वही है। यानी कि देखिए अब यूनिफॉर्म वायर है तो इसका रेजिस्टेंस अगर लिखना चाहेंगे R बराबर रो L बटा E होता है ना, तो आपके पास रो मटेरियल से मेथड कट जाएगा, एरिया भी सेम है, कैसे यूनिफॉर्म लिया है तो आप लिख सकते हैं R/L सीधे R/L इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L, L है तो कितना जाएगा 100 माइनस L, हमने L पे बैलेंसिंग माना है, ठीक है ना। तो देखिएगा R/L इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L, यानी अगर S लिखना चाहे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 100 माइनस L अपॉन L इनटू R, इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपकी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी हो गई है, ठीक है। इन दिस वे वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल दिस फार्मूला, राइट डाउन ऑल द फार्मूला 3 to 4 times and solve at least 5 numerical problem in is this formula, so you will be able to feel better in this particular chapter. It's this particular chapter is very easy, but you are supposed to do a lot of the numericals regarding each and every formula, ठीक है ना। Okay, bye, thank you very much.